महंगे अतिथि। यमुना के शांत जल प्रवाह पर एक भव्य नौका चली जा रही थी। 18 नौकावाहक आनंद पूर्वक उसे खेते जा रहे थे। नौका के मध्य भाग में एक कुटीर के आकार का खंड था, यानी रूम था। उसके नीचे भी एक छोटा खंड था। ऊपर के खंड में मृग चर्म पर एक पुरुष आसीन था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी। उसकी दृष्टि तीव्र, ललाट भव्य, काया गुलाबी, भुजाएं मांसल और कठोर थी। उस खंड के लघु वातायन यानी कि स्मॉल विंडो से आने वाली सूर्य की किरणें उसके भव्य और विशाल ललाट पर स्पर्श कर रही थी। उसके सामने 4-5 ताड़पत्रीय ग्रंथ पड़े थे और ये थे आचार्य विष्णुगुप्त, चणक मुनि के तेजस्वी पुत्र चाणक्य। आचार्य की दृष्टि ताड़पत्र के आदर्श के एक पन्ने पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उस पन्ने पर लिखे वाक्यों को पी रहे हैं, पचा रहे हैं। उनकी दृष्टि दूसरे पृष्ठ यानी पन्ने पर जाए उससे पूर्व ही एक युवक उस खंड में, उस रूम में आया और नमस्कार कर बोला, गुरुदेव, अब देवपुर केवल 2 कोश दूर रह गया है। आचार्य ने तक्षशिला से साथ आने वाले अपने शिष्य मन्यु की ओर देखा, फिर वातायन की ओर दृष्टि निक्षेप कर शांत भाव से कहा, मन्यु, देवपुर में हम कहाँ रुकेंगे यह ज्ञात है ना? जी हाँ, देवपुर में हमें 8 दिन रहना है। 8 दिन? हाँ, मगध से सेनाजीत आने वाला है। संभव है सेनाजीत यहाँ पहुंच ही गए होंगे। संभव है। अच्छा, रेणुक से कहना कि नौका को पूर्वी घाट की ओर ले जाए। जी, कहकर मन्यु लौट गया। संध्या का समय हो चुका था। आचार्य ताड़पत्रीय ग्रंथों को बांधने लगे। संध्या की अंतिम किरणें यमुना के जल प्रवाह पर क्रीड़ा करने लगी। यमुना के किनारे स्थित देवपुर नगर आ गया। छोटी बड़ी सैकड़ों नौकाएं अलग अलग घाटों पर दिखाई दे रही थी। मुख्य नौका संचालक रेणुक नौका को अंतिम घाट पर ले गया। कुछ ही समय पश्चात नौका किनारे लगी। उस घाट पर 10-12 छोटी बड़ी नौकाएं थी और लगभग 100 स्त्री पुरुष थे। आचार्य विष्णुगुप्त अपने शिष्य मन्यु के साथ नौका से उतरे, किनारे पर आए। आचार्य के तेजस्वी ललाट और बद्ध शिखा की ओर लोग देखने लगे। रेणुक आचार्य के पास आकर बोला, सारी सामग्री नौका में ही पड़ी रहने दें, जब आवश्यकता होगी तब मन्यु आकर ले जाएगा। आचार्य ने कहा। आप? उसके मनोभावों को जानकर आचार्य बोले, हम सूर्य मंदिर में ही रहेंगे, तुम सब भोजन की व्यवस्था करो, हमें यहाँ 8 दिन रहना है। रेणुक नमस्कार कर चला गया। मन्यु और आचार्य दोनों एक दूरस्थ मंदिर की ओर चले गए। आचार्य के हाथ में एक कमंडलू था और मन्यु के हाथ में एक छोटा सा बिस्तर था। दोनों सूर्य मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उस समय अंधेरा छा गया था और गगन में चांद हंस रहा था, तारे झिलमिला रहे थे। द्वार पर एक साधु बैठा था। दोनों को देखकर खड़ा हुआ, नमन कर बोला, पधारो। सदानंद जी हैं? विष्णुगुप्त ने प्रश्न किया। जी हाँ। उनको कहो कि तक्षशिला से विष्णुगुप्त आए हैं। विष्णुगुप्त? तक्षशिला? नाम सुनते ही साधु के नयन आश्चर्य से तरंगित हो गए। वह भागता हुआ सदानंद जी के निवास स्थान की ओर गया। विष्णुगुप्त और मन्यु मंदिर के सामने वाले मैदान में खड़े रहे और कुछ ही क्षणों में आचार्य सदानंद अपने 2-4 साधुओं के साथ वहां आ गए। आचार्य सदानंद ने आते ही आचार्य विष्णुगुप्त के चरणों में गिर पड़े। विष्णुगुप्त ने सदानंद को उठाते हुए कहा, स्वस्थ तो हो ना? गुरुदेव, मेरा परम भाग्य है, आप आएंगे यह तो ज्ञात हो चुका था, परंतु आपके आगमन की। हंसकर चाणक्य बोले, निश्चित तिथि ज्ञात नहीं थी। इन महंगे अतिथि को लेकर सदानंद मंदिर के पीछे बनी हुई पर्ण कुटीर की ओर चल पड़े। अध्याय 3 सेनाजीत। सदानंद की कुटीर में रहते 3 दिन बीत गए। 3 दिनों में अनेक आचार्य, पंडित और राजनीतिज्ञ व्यक्ति आचार्य विष्णुगुप्त से मिलने आए। उन्होंने अनेक विषयों पर आचार्य से चर्चा कर
प्रसन्नता का अनुभव किया। आचार्य विष्णुगुप्त के सर्वग्राही ज्ञान से वे सब बहुत प्रभावित हुए। श्री विष्णुगुप्त ब्राह्मण थे, किंतु जैन धर्म के उपासक थे। उनके पिता चणक प्रवज्ञा स्वीकार कर मुनि धर्म का पालन कर रहे थे। आचार के नियमानुसार आचार्य विष्णुगुप्त दिन में एक बार ही भोजन लेते थे। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ था, फिर भी सूर्य का आतप तीव्र था। विष्णुगुप्त पर्ण कुटीर में कुछ लेखन कार्य कर रहे थे। मन्यु कुटीर के बाह्य भाग में एक सघन वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में स्थित था। वह ग्रीष्म के उताप से प्रताड़ित विज्ञ गणों को देखकर कुछ सोच रहा था। इतने में ही मन्यु की एकाग्रता को भंग करते हुए सदानंद ने एक साधु ने वहां आकर कहा, मन्यु महाराज, सेनाजीत नामक एक व्यक्ति आचार्य महाराज से मिलने आया है। सेनाजीत नाम सुनते ही मन्यु तत्काल खड़ा हो गया और बोला, जाओ उसको यहाँ ले आओ, मैं आचार्य श्री को यह ज्ञात करा देता हूँ। साधु चला गया। मन्यु पर्ण कुटीर में गया। कुछ ही क्षणों के पश्चात सेनाजीत पर्ण कुटीर में प्रविष्ट हुआ और मृग चरण पर आसीन आचार्य के चरणों में लुट गया। आचार्य ने उसके मस्तिष्क पर हाथ रखकर कहा, कुशल है ना? आपके आशीर्वाद से। तुम यहाँ कब आए? आज प्रातःकाल ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप महानायक के अतिथि होंगे यह सोचकर मैं पहले वहां गया था, किंतु महानायक स्वयं वहां नहीं थे। फिर मैंने पांथशाला में आपकी खोज की। प्रवास का श्रम तो नहीं है ना? नहीं, तुम यहीं रहना। आज रात्रि में हम विचार विमर्श करेंगे। आचार्य ने यह बात बहुत ही धैर्यपूर्वक कही। 3 दिनों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी उसके आज आने पर भी आचार्य की जिज्ञासा में उत्तेजना नहीं थी। वे स्थित प्रज्ञ थे। रात्रि का प्रथम पहर समागत अनान्य आचार्यों तथा पंडितों के साथ चर्चा वार्ता करने में बीत गया। जब सभी आगंतुक यानी मेहमान महाशय चले गए, तब मन्यु सेनाजीत को साथ ले कुटीर में आया। आचार्य को प्रणाम कर सेनाजीत फर्श पर बिछे चटाई पर बैठ गया। मन्यु कुटीर के बाहर बिछे आसन पर जा बैठा। आचार्य बोले, सेनाजीत, मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुमने इसकी कल्पना कर ली है? प्रश्न भरी दृष्टि से सेनाजीत आचार्य के तेजस्वी नेत्रों की ओर देखता रहा। आचार्य उसके मनोभाव जान गए। वे धीरे से बोले, गुरुदेव के बलिदान से रक्त रंजित मगध का सिंहासन अस्थिर तो नहीं हुआ है ना? अस्थिर तो नहीं हुआ, किंतु निस्तेज हो गया है। महामंत्री शकडाल के बलिदान के पश्चात आर्य स्थूलभद्र भगवान महावीर के पथ के पथिक बन गए और मगधेश्वर के श्रीयक को महामंत्री का पद दिया। यह सब मुझे ज्ञात है। तुम मुझे केवल विगत 3 महीनों की बात बताओ। मगध के मंत्री मंडल में स्पर्धा और स्वार्थ जाग उठा है। मगध की छत्र छाया में रहने वाले अनेक छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्नशील हैं। कुमार चंद्रगुप्त राजभवन से पलायन कर गए हैं। क्यों? दूसरे भाइयों के त्रास से। चंद्रगुप्त कहाँ गया है, क्या तुम जानते हो? हाँ, पर्वतराज के वहां। बहुत अच्छा। नंद के अन्यान्य पुत्र? पाटलिपुत्र का नगर जीवन आज विलास की मंदाकिनी में निमज्जन कर रहा है। नंद के कुमार भी उसी मार्ग की ओर प्रस्थित हैं। राज्य तंत्र में अव्यवस्था सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। महामंत्री श्रीयक सभी प्रकार से योग्य है, किंतु अभी तक उनकी पकड़ मजबूत नहीं बन सकी है। मगधेश्वर स्वयं क्या करते हैं? धन संग्रह की योजना में वे व्यस्त हैं। आचार्य विष्णुगुप्त गहरे चिंतन में डूब गए। कुछ क्षण मौन रहकर वे बोले, देवी रूपकोशा तो स्वस्थ है ना? वैभव और समृद्धि को अपनी छोटी बहन चित्रलेखा को सौंपकर देवी रूपकोशा ज्ञात पुत्र महावीर के मार्ग में प्रविष्ट हो गई। कब? आश्चर्य से देखा आचार्य ने। लगभग 1 महीना बीत गया। चित्रलेखा के संबंध में कुछ जानते हो? रूप, गुण और कला की साधना में पाटलिपुत्र के कला रसिक लोग उसे उपकोशा के रूप में ही पहचानते हैं। मैं मानता हूं वही राजनर्तकी बनेगी। हाँ गुरुदेव। विष्णुगुप्त 2 क्षण मौन रहकर बोले, कल प्रातःकाल से पूर्व तुमको मगध जाना होगा।
वहां चंद्रगुप्त से मिलकर मेरा आशीर्वाद कहना और वैशाखी पूर्णिमा को चंद्रगुप्त के साथ पाटलिपुत्र में पहुंच जाना। किंतु गुरुदेव, क्या, क्यों? मगधेश्वर चंद्रगुप्त के प्रति अत्यंत कठोर हैं। कुछ भी हो, मैं पूर्णिमा के प्रातःकाल ही मगधेश्वर से मिलने वाला हूं और साय चंद्रगुप्त से। स्थान कोशा के भवन में। मैं सूर्यास्त के बाद वहां आऊंगा। किंतु चित्रलेखा किसी पुरुष को वहां आने नहीं देती। आचार्य हंस पड़े। उन्होंने हंसते हंसते कहा, अतिथि की अवगणना कोई नहीं करता और वह उद्यालक तो मेरा मित्र है। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कुमार चंद्रगुप्त को लेकर आ पहुंचूंगा। सेनापति ने कहा, मैं अभी यहाँ 4-5 दिन और रुकूंगा। तुम आज शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर लेना। आचार्य ने एक पत्र देते हुए कहा, चंद्रगुप्त को ये दे देना। सेनाजीत ने उस ताड़ पत्र के पन्ने को अपने कवच में सुरक्षित रख लिया। आचार्य बोले, अब तुम जा सकते हो। सेनाजीत चरण रज लेकर उठा। आचार्य विष्णुगुप्त ने आशीर्वाद दिया। ये थी अभी तक की मगध की, विष्णुगुप्त की, चंद्रगुप्त की, रूपकोशा की, चित्रलेखा की और धनानंद की स्थिति। जैसे जैसे हम उपन्यास में आगे बढ़ते जाएंगे, उपन्यास का रस और बढ़ता जाएगा। कल मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।